डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसका प्रॉब्लम हम लोग 10th तक सॉल्व कर चुके हैं। इससे आगे का प्रॉब्लम आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इस 11th नंबर प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree as shown in the figure. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही लंबा है लेकिन ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जितना लंबा रहेगा वैसा ये सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप समझ रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर आपको समझ है तो आप बस एक डायग्राम बनाने का इसमें देरी है जो कि इस प्रॉब्लम में पहले से ही दिया हुआ है और इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करते हुए जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टीवी टावर है, ये टीवी टावर इसको मैं जूम कर रहे हैं, ये टीवी टावर है। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको ए बोलते हैं हम। ठीक है, ए बी हमारा टीवी टावर है और एक कैनाल है यहाँ पे सी बी और इस पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस टावर का बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है इस टावर के टॉप का। वहीं पर इस कैनाल के बैंक से मतलब पॉइंट सी से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है डी, जहाँ से कि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द टावर पता करना है हम लोगों को। मतलब हम लोगों को ए बी पता करना है कि ए बी का लेंथ क्या होगा या ए बी का मेजरमेंट क्या होगा, एक ये पता करना है हम लोगों को। और दूसरा पता करना है एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब सी बी पता करना है। ये दो चीज़ पता करना है तो ये बहुत ही आसान है पता करना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है प्रॉब्लम में। हम लोगों को बस ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करना है और इसको पता कर लेना है। तो उसके लिए अब कुछ हम यहाँ पे लेट करने जा रहे हैं। ए बी को हम लेट कर लेते हैं, एच लेट कर लेते हैं क्योंकि ये हाइट है, और सी बी को हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सी बी एक्स हो गया और ए बी एच हो गया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो अप्लाई करेंगे यहाँ पर और हम लोग इस एक्स और एच को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan 60 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग tan 60 इक्वल टू लिख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है, रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो tan 60 के लिए परपेंडिकुलर ए बी है यहाँ पे, तो ए बी अपॉन और इसके लिए बेस सी बी है जिसको कि हम लोग एक्स लेट किए हुए हैं, तो ए बी अपॉन सी बी हो गया। अब tan 60 का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये √3 होता है, तो √3 यूज़ कर लेंगे इसके लिए। और ए बी को हम लोग एच लेट किए हुए हैं और सी बी को हम लोग एक्स लेट किए हुए हैं। तो हमारे पास एच और एक्स में एक रिलेशन आ रहा है, एक इक्वेशन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से एच इक्वल टू √3x लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा एक ये इक्वेशन हो गया जो कि एच और एक्स के टर्म में है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और हम अब tan 30 अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो tan 30 अगर अप्लाई करें यहाँ इस फिगर में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो प्रॉब्लम में है गिवन, tan 30 इक्वल टू लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर tan 30 के लिए ए बी होगा और इसके लिए बेस होगा हमारा डी बी। ठीक है, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसके प्लेस पे 1/√3 यूज करेंगे हम लोग। और ए बी को हम लोग एच लेट किए हैं तो इसको एच से रिप्लेस कर देते हैं। और डी बी को हम लोग डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं डी सी प्लस सी बी, क्योंकि डी सी का वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है और सी बी को हम लोग एक्स लेट किए हैं। तो हम इस इक्वेशन को एक और स्टेप आगे ले जाते हैं और 1/√3 इक्वल टू लिख रहे हैं एच अपॉन डी सी का वैल्यू 20 मीटर है, तो 20 और प्लस सी बी को हम लोग एक्स लेट किए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को और रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग और इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पे हमको मिल रहा है 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h मिल रहा है हमको। ठीक है, इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं। हमको एच और एक्स का अल्टीमेटली एक्स और एच का हमको वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से जो एच का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन सेकेंड कुछ ऐसा बन जाएगा 20 प्लस एक्स और इधर √3h है, तो √3 तो रहेगा ही और h के प्लेस पे हम लोग √3x सब्सटीट्यूट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारा h इक्वल टू √3x है। ठीक है, अब फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग, x का वैल्यू यहाँ से पता करेंगे। तो 20 प्लस एक्स तो यहाँ रहेगा ही
और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 3x हो गया। x को अगर हम अदर साइड ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू 20 होगा, और x इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली 20/2 लिख सकते हैं, जो कि हमको वैल्यू दे रहा है 10 मीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल पता चल गया 10 मीटर है। x हम CB को लेट किए थे और यही विड्थ ऑफ द कैनाल था, तो ये हमको पता चल चुका है 10 मीटर है। अब इसके हेल्प से हम लोग AB पता करेंगे, तो AB हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √3 तो पहले से था ही, और x का वैल्यू हमारे पास 10 आया है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10√3। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ दिस टावर आ रहा है हमारा 10√3 मीटर। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत ईजी था, बस ये भारी भरकम लग रहा था देखने में, लेकिन कैलकुलेशन इस चैप्टर में आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप कंसेप्ट पर आपको पकड़ है इस चैप्टर में, तो आप बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं, और इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आपको मिलेगा ही, 1 या 2 प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, 11th नंबर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 12th नंबर प्रॉब्लम में आएंगे, और इस प्रॉब्लम में बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये प्रॉब्लम छोटा है, लेकिन ये प्रीवियस प्रॉब्लम से हमको ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, और फिर उस डायग्राम के हेल्प से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे, और जो हमसे पूछा जा रहा है वो फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एक यहाँ बिल्डिंग का बात हो रहा है, जो कि 7 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग का। तो हम इस बिल्डिंग को ए बी लेट कर रहे हैं। ए बी हमारा वो बिल्डिंग है जिसका कि हाइट 7 मीटर है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के सामने ही एक केबल टावर है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे शो किए हुए हैं, इसको हम लोग PQ बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये PQ हमारा टावर है। अब इस बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, मतलब इस बिल्डिंग के टॉप से, जो कि पॉइंट ए है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा इस टावर का, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वो है 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये इस एंगल का ये बात कर रहा है, और ये 60 डिग्री प्रॉब्लम में गिवन है। वहीं पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी बिल्डिंग के टॉप से, जो इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो हमको प्रॉब्लम में गिवन है 45 डिग्री। तो इस एंगल का ये बात कर रहा है, और ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग को पता करना है हाइट ऑफ द टावर पता करना है, मतलब PQ पता करना है हमको कि PQ का मेजरमेंट क्या है, या PQ का वैल्यू क्या है, या इस टावर का हाइट क्या है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, इसको O लेट कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको पता कर सकते हैं। सबसे पहले ये एंगल अगर डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। और ये कैसे होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि AO और BQ ये पैरेलल है, और AQ इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे एंगल एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल AQB। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल होगा, तो हमको सबसे पहले ये मेंशन कर देना होगा, और यहाँ पर ये लिखना भी होगा कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है ये दोनों, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब इससे आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये 45 डिग्री आ गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल में AQB में, इन ट्रायंगल AQB हम लोग 1045 यूज करेंगे। 1045 इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे, और 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस BQ हो जाएगा। ठीक है, 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 से यहाँ रिप्लेस कर देते हैं हम, और AB का मेजरमेंट 7 मीटर दिया हुआ है प्रॉब्लम में, BQ नहीं है दिया हुआ, तो BQ को हम BQ ही रखते हैं, और अब यहाँ से हम BQ इक्वल टू 7 मीटर लिख सकते हैं। तो BQ भी हमारा 7 मीटर आ गया, मतलब ये भी 7 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना BQ होगा उतना ही AO होगा, तो BQ इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू 7 मीटर आ रहा है, क्योंकि हम लोग BQ का वैल्यू पता कर चुके हैं। तो BQ और AO ये दोनों इक्वल होगा इन लेंथ, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAO हम लोग 1060 अप्लाई करेंगे। 1060 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर PO है यहाँ पे, और बेस है हमारा AO। ठीक है,
अब tan 60 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि √3 होता है, और PO हमको पता नहीं है तो PO को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और AO हमको पता है क्योंकि AO हम यहाँ पे लिख चुके हैं 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हो गया। अब यहाँ से हमको PO इक्वल टू 7√3 मीटर मिल रहा है, ठीक है, 7√3 मीटर, ये PO हमको पता चल गया। और हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, मतलब PQ चाहिए। तो PQ इक्वल टू लिखा जा सकता है PO प्लस OQ, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको हाइट ऑफ द टावर पता चल जाएगा। तो PQ इक्वल टू PO हमारा है 7√3 मीटर, जो कि अभी तुरंत हम फाइंड किए हैं, और OQ है हमारा OQ और AB दोनों इक्वल है, तो AB का जो मेजरमेंट होगा वही OQ का होगा, ये 7 मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं और हमारा बच जाएगा √3 + 1, मतलब इस टावर का हाइट 7√3 + 1 मीटर आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 13th नंबर प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस है, इसको हम अभी तुरंत ड्रॉ करेंगे इसका फिगर। एक लाइट हाउस है, ठीक है, जो कि 7 मीटर हाई है, तो 7 मीटर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये लाइट हाउस है और जिसका की हाइट है 75 मीटर है, ठीक है, सी लेवल से इसका हाइट 75 मीटर है, प्रॉब्लम में गिवन है। और इसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू सीप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ से कोई पर्सन, लाइट हाउस कहाँ होता है, जहाँ पे सी रहता है वहाँ पे होता है ना लाइट हाउस, तो ये सी के किनारे है लाइट हाउस, और यहाँ से कोई पर्सन जो सी में 2 सीप आ रहा है उसको देख रहा है ये, और ये दोनों सीप जो है, दोनों सीप के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब ये बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया फिगर, इसको और हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, चलिए इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। तो ये मान लेते हैं हमारा 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 2 सीप के लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीप, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये बोला जा रहा है कि इस लाइट हाउस के टॉप से कोई एक पर्सन इस 2 सीप को देख रहा है, और इस दोनों सीप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, वो बन रहा है हमारा, एक बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा बन रहा है हमारा 45 डिग्री। तो ये स्मॉलर वाला 30 डिग्री होगा और लार्जर जो है वो 45 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, तो इस एंगल को भी हम लोग 30 डिग्री ही लेंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और उसी तरह से अगर इस एंगल ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है, तो इस एंगल को भी 45 डिग्री होना पड़ेगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता करना है कि इस दोनों सीप के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, तो इसको ए पॉइंट ले लेते हैं हम, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस अल्टरनेट एंगल को भी आप मेंशन करिएगा क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम। अब हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बोल दिए कि ये 45 होगा, ये 30 होगा। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है सी डी, यही डिस्टेंस है दोनों सीप के बीच में, तो सी डी का वैल्यू पता करना है। और हमारे पास दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 75 मीटर, लाइट हाउस का जो हाइट है वो दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग 10-30 पहले अप्लाई करेंगे, तो 10-30 इक्वल टू लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और बेस है हमारा 30 डिग्री के लिए बी डी है, ठीक है, तो बी डी ही रहने देते हैं इसको। 10-30 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/√3 होगा। अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आपको। और ए बी का मेजरमेंट 75 मीटर दिया हुआ है पहले से प्रॉब्लम में। बी डी अननोन है यहाँ पर और बी डी का वैल्यू यहाँ से हमको पता चलेगा अभी। बी डी इक्वल टू लिखा जा सकता है 75 इंटू √3 मीटर, ठीक है, तो बी डी हमारा 75 इंटू √3 मीटर ये आ गया। अब हम यहाँ पे 1045 अप्लाई करेंगे और 1045 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस होगा 45 डिग्री के लिए बी सी होगा, ठीक है। 1045 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ए बी का मेजरमेंट 75 मीटर दिया हुआ है और बी सी अननोन है यहाँ पे, यहाँ से बी सी हम फाइंड कर लेंगे। बी सी इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ पे 75 मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमको सी डी चाहिए, तो सी डी फाइंड करने के लिए हम बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सी डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी डी माइनस बी सी, ठीक है। और बी डी और बी सी दोनों का वैल्यू हमको पता है, बी डी 75
√3 मीटर है और BC हमारा 75 मीटर है। ठीक है, दोनों का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, 75 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम और हमारे पास बच जाएगा √3 - 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये भी अच्छा था। मतलब इस दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस 75 × √3 - 1 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग 14th नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक बलून है और ये हवा के साथ ये ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया या नीचे आ गया, हॉरिजेंटली एक ही स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल कर रहा है। और एक लड़की है कोई जिसका कि हाइट यहाँ पे गिवन है 1.2 मीटर है इस लड़की का हाइट। और कुछ देर पहले ये लड़की जब इस बलून को देख रही थी तो क्या हो रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, मतलब पहले इस पोजीशन पे था बलून, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम इंस्टेंट्स ये बलून मूव करके यहाँ आ गया तो तब फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनने लगा। पहले इस पोजीशन पे था बलून, अब इस पोजीशन पे आ गया और तो इसका लड़की यहीं पर है, इसी पोजीशन पर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री का बन रहा था, ये एंगल लार्जर भी है देखिए, और जब बलून और आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो गया और अब वो 30 डिग्री हो गया। हमको पता करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बलून, मतलब ये और ये हमको डिस्टेंस पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन है, हाइट 82.2 मीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी हाइट इसका जो होगा 82.2 मीटर होगा। ठीक है, और इसको पहले हम नेमिंग कर देते हैं, तो इसको हम नहीं, ये 82.2 मीटर नहीं होगा, नहीं होगा 82.2 मीटर ग्राउंड से इसका हाइट है इस बलून का, तो इस बलून का ग्राउंड से हाइट, यहाँ से हाइट इसका उतना होगा। लेकिन हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ बन रहा है ना, तो हम लोग पहले इसको नेमिंग करते हैं, इसको ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं हम लोग, इसको पी बोलते हैं और इसको क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू और ए सी ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये बलून हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए सी। लेकिन ये होगा कितना, पी क्यू और ए सी दोनों इक्वल तो होगा, लेकिन ये होगा, ये ग्राउंड से है, यहाँ से इसका हाइट है 82.2 जबकि इस गर्ल का हाइट 1.2 है, तो ये हाइट हमको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा तब पी क्यू मिलेगा हमको। तो पी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 82.2 मीटर माइनस इस गर्ल का हाइट जो 1.2 मीटर है, उसमें उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमको 87 मीटर मिल रहा है। ठीक है, तो पी क्यू का हमको मेजरमेंट पता चल गया और ए सी का भी मेजरमेंट पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग 10, 30 और 10, 60 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम इस स्मॉलर ट्रायंगल ए बी सी में 10, 60 अप्लाई करते हैं, तो 10, 60 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा ए सी और इसका बेस हो जाएगा बी सी। ठीक है, और ए सी है क्या, ए सी का अभी तुरंत हम लोग पता किए हैं 87 मीटर है और बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी हम जैसा था वैसा ही रहने देंगे। और 10, 60 इक्वल टू √3 होता है इसका वैल्यू, तो √3 से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इक्वल टू 87 अपॉन बी सी। और बी सी यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो बी सी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। बी सी हमको मिलेगा 87 अपॉन √3। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम, तो √3 डिवाइडेड बाय √3 ऐसा कर देते हैं हम। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 87 √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितना से कैंसिल आउट होता है, ये 2 से जाएगा और फिर 9 से चला जाएगा, मतलब 29 √3 मीटर आ रहा है। ये क्या निकला मेरा, ये निकला है बी सी निकला है। अब हम 10, 30 अप्लाई करेंगे यहाँ पर और 10, 30 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10, 30 डिग्री इक्वल टू लिखा जा सकता है पी क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, और 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/√3 से। और पी क्यू का अभी हम तुरंत वैल्यू फाइंड किए हैं 87 मीटर है, तो इसको 87 ले रहे हैं हम पी क्यू को, अपॉन बी क्यू अननोन है तो बी क्यू को हम वैसा ही रहने दे रहे हैं। और यहाँ से फिर हम बी क्यू फाइंड करेंगे
और बी क्यू इक्वल टू हमारा आएगा 87√3 मीटर। यहाँ पे और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब हमको पता क्या करना था, सी क्यू पता करना था ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बलून। तो सी क्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग बी क्यू माइनस बी सी कर लेते हैं। तो हम लोग सी क्यू यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। हम लोग सी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं बी क्यू माइनस बी सी। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू मेरे पास है। बी क्यू इक्वल टू है 87.87√3 है, और बी सी हमारे पास आया है 29√3। ठीक है, तो 29√3। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना कैलकुलेशन, तो हाँ सही है, 58√3 मीटर। ये हमारा सी क्यू निकल गया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बलून ड्यूरिंग दिस टाइम इज 58√3 मीटर। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जितना भारी भरकम लग रहा था उतना था ये नहीं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक टावर ले लेते हैं, ये है कोई, और ये रोड है। यहाँ पे एक कार ट्रेवल कर रहा है, और पहले कार इस पोजीशन पे था, पहले इस पोजीशन पे था। लेट कर लेते हैं कि इस पोजीशन पे पहले कार था यहाँ पे। कुछ देर के बाद ये कार इस टावर की तरफ बढ़ रहा है और इस पोजीशन पे आ गया। जब ये प्रीवियस पोजीशन पे था तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था कुछ अलग, और जब ये इस पोजीशन पे आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कार जब पहले अपने इनिशियल पोजीशन पे था तब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा था, कितने डिग्री का बना रहा था, ये 30 डिग्री का बना रहा था। और ये कार इधर बढ़ रहा है ये यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब अगर ये 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा 6 सेकंड में हुआ है। 6 सेकंड में ये कार इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि अब इस न्यू पोजीशन से टावर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग करते हैं। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, इसको सी लेट करते हैं और इसको डी लेट करते हैं। ठीक है, अब ये 6 सेकंड में यहाँ पे आ गया है ये, तो हम स्पीड लेट कर लेते हैं पहले। इस कार का स्पीड जो है वो x मीटर पर सेकंड है। लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकंड। ये लेट किया जा सकता है, तो हम इसको ये लेट कर लिए। अब 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सी डी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो x इंटू 6 हो जाएगा, और जो कि हमको दे रहा है 6x। इतना मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, और वही सी डी का लेंथ होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बी सी का लेंथ क्या होगा। नहीं, बी सी का लेंथ नहीं पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है कि बी सी तक जाने में, पॉइंट सी से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10-30 अप्लाई करते हैं। ठीक है, और चलिए BC को BC ही रहने देते हैं अभी। चलिए पहले 10-30 अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 10-30 अगर अप्लाई करें यहाँ पे हम लोग, तो 10-30 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AB। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 10-30 इक्वल टू AB अपॉन BD होगा। ठीक है, चलिए BC को एक्स ही लेट कर लेते हैं हम लोग, ये ठीक रहेगा। अब 10-30 इक्वल टू 1/√3 होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और AB को हम AB रहने देते हैं, और BD जो है हमारा BD BC प्लस CD होगा, तो x प्लस एक्स नहीं लेट कर सकते हैं क्योंकि x तो हम पहले ही लेट कर लिए हैं, इसको BC ही रहने देते हैं। ठीक है, तो BC प्लस 6x होगा। 6x क्या निकाल के लेके आए हैं हम, CD निकाल के लेके आए हैं ना। इसका डिस्टेंस हमारे पास 6x आया है, तो 6x ये हो गया, और BC को हम BC ही रहने दिए। ठीक है, टोटल 3 वेरिएबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, AB अपॉन BD ही रखते हैं। ठीक है ना, तब देखते हैं क्या आता है। AB अपॉन इसको BD ही लेट कर रहे हैं हम, BD ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं
बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। और फिर हम लोग 1060 अप्लाई करते हैं, ठीक है, 1060 अगर अप्लाई करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, नहीं बी सी होगा, ठीक है, बी सी होगा। और 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 हम यूज़ कर रहे हैं इसके प्लेस पे। और ए बी जो था मेरा, रहने देते हैं उसको ए बी को, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। और बी सी यहाँ से हम लोग लेके आ सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन √3, ये आ रहा है हमारा, ठीक है, ए बी अपॉन √3 आया बी सी का वैल्यू। अब हमको बी सी का ही वैल्यू पता करना है ना। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखिए ए बी कॉमन है, तो हम लोग ए बी इक्वल टू फाइंड करते हैं, ठीक है, इससे हमको कुछ मिलेगा यहाँ पे। ए बी इक्वल टू, यहीं से बस कुछ नहीं किए हैं हम, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं बी डी अपॉन √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए बी इक्वल टू जो हमारा आया है वो आया है √3 बी सी, ठीक है, ये भी ए बी के इक्वल है और ये भी ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका RHS भी दोनों इक्वल होगा। और यहाँ से हमको दिखेगा, मिल रहा है ये कि बी डी अपॉन √3, इस दोनों से लिख रहे हैं हम, बी डी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी सी, ठीक है, क्योंकि ये भी ए बी के इक्वल है, ये भी ए बी के इक्वल है, मतलब इस दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू, ये बी सी यहाँ पे आ गया तो √3 इधर लेके जा रहे हैं, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा या 3/1 हो जाएगा। यहाँ से एक रेशियो मिल रहा है हमको बी डी और बी सी में, मतलब अगर बी डी 3 यूनिट है तो बी सी 1 यूनिट है, ठीक है, मतलब कि बी डी अगर हमारा 3 यूनिट है तो बी सी हमारा 1 यूनिट है। हमको बी सी और सी डी में चाहिए रिलेशन ना, तो इसको हम क्या करते हैं, बी डी माइनस बी सी कर लेते हैं, तो बी डी माइनस बी सी कर लेंगे इसको हम, तो सी डी लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड, तो बी डी अपॉन बी सी -1 लेफ्ट हैंड साइड भी कर दिए, और इधर 3 था तो इधर भी हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ मिलेगा क्या हमको, यहाँ पे मिल जाएगा बी डी माइनस बी सी, ये थोड़ा सोचने वाला प्रॉब्लम है, बी सी इक्वल टू 2 मिल गया हमको, ठीक है। और बी डी माइनस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग सी डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू 2 आया है या 2/1 आया है, मतलब सी डी डबल है बी सी से। सी डी ये जो डिस्टेंस है ये बी सी से डबल है, अगर बी सी 1 मीटर है तो सी डी 2 मीटर है, बी सी अगर 4 मीटर है तो सी डी 8 मीटर है, डबल है इससे। और सी डी हम लोग कितना लेके आए हैं, 6x लेके आए हैं सी डी, तो इसका मतलब है कि बी सी डिस्टेंस जो है, अगर ये 6x आया है हमारा, एक्स लेट किए थे, तो अगर ये 6x आया है तो ये इसका हाफ आया होगा, ये 3x आया होगा। और अगर x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये 3 सेकंड में पॉइंट सी से बी तक पहुंच जाएगा 3 सेकंड में। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस डबल है, ये मान लेते हैं, ये एक तो एक तरीका इस तरह से सोचने का है। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हैं, यहाँ पे रेशियो आया ना, सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू 2/1 आया है, तो सी डी मेरा 2 टाइम्स है बी सी से, तो सी डी को आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, मान लेते हैं ये 10 मीटर है। अगर सी डी 10 मीटर है तो बी सी हमारा 5 मीटर होगा, ठीक है। और इस 10 मीटर को कवर करने के लिए, अगर 6 सेकंड का समय लग रहा है 10 मीटर को कवर करने के लिए, क्योंकि स्पीड सेम है, तो इस 5 मीटर को कवर करने के लिए हाफ समय लगेगा, मतलब 6 का आधा लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं आप। तो ये BC डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 सेकंड का इसको टाइम लगेगा। या फिर आप इस तरह से भी जा सकते हैं, मतलब पहले आपको BC और CD का रेशियो पता करना पड़ेगा। उस रेशियो के हेल्प से आप यहाँ पर टाइम CD डिस्टेंस D से C जाने के लिए उसको 6 सेकंड लगा है कार को, जो कि डबल डिस्टेंस है इससे, तो C से B तक जाने के लिए उसको इससे हाफ लगेगा टाइम, क्योंकि ये हाफ ही डिस्टेंस है, इसीलिए ये 3 सेकंड होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना होगा कि CD इज 2 टाइम डिस्टेंस, CD इज मतलब रेशियो ऑफ CD अपॉन BC इज इक्वल टू 2/1 है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस डबल है इससे, और डिस्टेंस डबल है तो अगर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो इससे हाफ टाइम ही लगेगा। तो टाइम का रेशियो, अगर सिंपली ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि ये डिस्टेंस 2 टाइम्स है ना, ये 2 है ये 1 है, ये रेशियो है डिस्टेंस का, ठीक है। तो टाइम का रेशियो जो होगा हमारा वो भी आएगा,
जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना अधिक टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 टाइम्स है तो टाइम भी 2 टाइम्स लगेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे 6 सेकंड लग रहा था, तो यहाँ पे 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर आप कोई एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लीजिए इसको। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू 2:1 आया है, तो हम लेट कर लेते हैं कि सी डी जो है हमारा वो है 2y लेट कर लेते हैं, 2y मीटर है। ठीक है, और बी सी हमारा 1y मीटर है, या फिर इसको आप y ही बोल सकते हैं, 1 इंटू y मीटर होगा। ठीक है, और स्पीड हम x मीटर पर सेकेंड लेट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना लगा? फर्स्ट केस में टाइम जो लगा था, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा है यहाँ पे 2y और स्पीड क्या है? x है। ये इक्वल टू 6 आया है हमारा प्रॉब्लम में, 2y इक्वल टू 6x आया है। और हमको पता क्या करना है? ये y अपॉन टाइम पता करना है। तो टाइम ये डिस्टेंस y है और स्पीड x है, हमको y अपॉन x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो y अपॉन x का वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं हम। y अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 2 जब इधर आ जाएगा तो 6 अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि 3 आ रहा है, ऐसे भी 3 सेकंड आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं लेट करके कुछ भी। ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, और अगर आप स्टेटमेंट मेंशन करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आप फास्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ये समझाने के लिए आपको हम बता दिए। और अगर आपको बनाना है तब आप इस तरह से बना लीजिए कि रेशियो 2:1 आया है, तो सी डी को हम 2y लेट कर लेते हैं और बी सी को y लेट कर लेते हैं। रेशियो इस दोनों का 2:1 आ गया। अब हम स्पीड यहाँ पे x मीटर पर सेकंड लेट किए हैं। यहाँ से टाइम 6 सेकंड हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो 2y अपॉन x इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ से हमको y अपॉन x फाइंड करना है, तो ये 6/2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम अच्छा था, सोचने के लिए था। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप कुछ सजेस्ट भी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।